हेलो बच्चों। मैग्नेटिज्म कंप्लीट होने के बाद में आप लोग डीपीपी कर ही रहे हैं उसकी, तो मैंने सोचा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ आप उसकी डीपीपी करते रहिए, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे इसके बीच में। तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही है, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करेंगे और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इस ईएमएफ से करंट आएगी। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स से हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एक तरफ हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और इससे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ परफेक्ट एग्जांपल विच रिलेट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेट करता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल रखेंगे। सर्कुलर कॉइल। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाएगी। क्योंकि ये कॉइल है तो इसका एरिया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये इस कॉइल का प्लेन होगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एंगल थीटा है। तो कॉइल ऑफ एरिया ए placed in magnetic field B such that angle between area vector and magnetic field B is theta. So magnetic flux is given by NBA cos theta. NBA cos theta, ये phi है. N is the number of turns. B is the magnetic field. A is the area of coil
and theta is the angle between area vector and magnetic field. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए cos थीटा होता है, तो वैसे ये है बी ए cos थीटा। कुछ एक बातें जान लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। ठीक है ना? आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं 1 टेस्ला। तो 1 वेबर बराबर हो जाएगा 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं 1 गाउस। तो इससे 1 मैक्सवेल हो जाएगा 1 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स is scalar quantity. It may be positive, negative or zero. पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटगोइंग फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है इनकमिंग फ्लक्स। और अगर फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल इस तरह से रखी है आपने, इसका एरिया एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि 0 से 90 के बीच। जैसे यहाँ पर आपको थीटा 0 डिग्री दिख रहा है। ठीक है। मान लीजिए कि ये कॉइल ऐसे रखी है,
इसका एरिया 90 से 180 के बीच में एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल 180 डिग्री है और 90 डिग्री के केस में कॉइल इस तरह से होगी। एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो जहाँ थीटा 0 डिग्री है वहाँ फ्लक्स पॉजिटिव होगा और आपको लाइंस बाहर आती हुई दिखाई देंगी। जहाँ पर थीटा 180 डिग्री है वहाँ फाई बराबर -BA हो जाएगा और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर एंटर होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से लाइंस इसमें आपको एंटर होती हुई दिख रही है यहाँ पर, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर तो फ्लक्स 0 हो ही जाएगा, तो यह इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा और ये आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ही डिफरेंस हमें पता लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कि ये कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में प्लस Q चार्ज है, तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई क्लोज सरफेस है तो इसमें अगर आप प्लस यानी कि नॉर्थ पोल को एज्यूम करते हैं तो आपको साथ में साउथ पोल भी एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसका जो नेट फ्लक्स आएगा वो हमेशा ही 0 होगा। इसका मतलब आपने एक बात जो सीख ली है वो ये है कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी हम क्लोज सरफेस की अगर बात करते हैं तो उसमें से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। तो फिर गॉस लॉ भी दोनों के लिए डिफरेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, जिसकी वैल्यू सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस। ये गॉस लॉ है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ क्या आएगा, phi m integration of B dot dA is always 0, and this is called Gauss law for magnetism. क्योंकि जहाँ कहीं आप नॉर्थ पोल एज्यूम करते हैं तो साथ में आपको साउथ पोल भी एज्यूम करना पड़ेगा। नेट फ्लक्स 0 क्यों होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, इसका अगर रीजन पूछा जाए आपसे तो इसका रीजन ये है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे। अगर नॉर्थ पोल एज्यूम होता तो लाइन सारी बाहर ही निकलती, अगर साउथ पोल अकेला रह सकता तो लाइंस एंटर होती, क्योंकि नॉर्थ से लाइन बाहर निकलती हैं।
लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे, तो जितनी लाइंस एग्जिट होंगी उतनी ही लाइंस इसमें अंदर की तरफ इन्वर्स भी होंगी। ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए हमेशा 0 होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक है, कुछ एक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स and area 100 centimeter square is placed in the magnetic field 10 to the power minus 2 Tesla such that plane of the coil is at 30 degree. Find out the flux. तो आपको एंगल की पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कॉइल रखी है। ये कॉइल का प्लेन होगा और ये प्लेन दिया है आपको 30 डिग्री पर, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री पर। तो दिया तो आपको यहाँ पर 30 डिग्री है, लेकिन फॉर्मूले में आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखनी पड़ेगी। अब n की जगह रखेंगे आप 100, b की जगह 10 की पावर माइनस 2, एरिया दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 4 इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। 10 की पावर 2 और 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/100 1/200। तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/2 10 की पावर माइनस 2 0.5 10 की पावर माइनस 2 या 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। इस तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स पता लगाएंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। इससे ए डिस्टेंस पर एल साइड का क्यूब पड़ा है, स्क्वायर पड़ा है। तो बताओ इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगा, तो आप क्या करते हैं, इस वायर से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे हम। तो ये हमने एलिमेंट एज्यूम कर लिया। dx विड्थ का, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो μ0I/2πx होता है, जो डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है।
जब कभी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो आपको इंटीग्रेशन से ही फ्लक्स लाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले आप कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एलिमेंट से, और वो हो जाएगा B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर μ0I/2πx, क्योंकि ये डिस्टेंस x है, और इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो इसकी है L और चौड़ाई है dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस जगह पर x की वैल्यू a होगी और यहाँ पर a प्लस L। कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन में बच जाएगा dx/x। और अब आप इसका इंटीग्रेट कर देंगे। जो हो जाएगा log और हायर लिमिट a प्लस L बाय लोअर लिमिट a। ये फ्लक्स आ जाएगा। अब आपको डायरेक्शन देखनी है अगर, तो इसका एरिया बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो अगर डायरेक्शन देखना है इन और आउट के हिसाब से, तो ये फ्लक्स इनकमिंग है। तो आप चाहें तो इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर नेगेटिव आएगा तो ही आप लगाएं, अदरवाइज सिर्फ फ्लक्स पूछेगा तो ये सही है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दो कॉइल्स की बात करते हैं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक सर्कुलर कॉइल रखी है और ये दूसरी कॉइल है। ठीक है। छोटी वाली कॉइल है, इसका भी रेडियस गिवन होगा आपको, बड़ी वाली कॉइल का भी रेडियस गिवन होगा। इस बड़ी वाली कॉइल में मान लेता हूं कि N1 टर्न्स हैं, छोटी वाली कॉइल में N2 टर्न्स हैं। छोटे वाले कॉइल की रेडियस है R2, बड़े वाले कॉइल की रेडियस है R1, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से। और आपसे पूछा है फ्लक्स फ्रॉम द स्मॉलर कॉइल, छोटी वाली कॉइल से कितना फ्लक्स जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास में है NAB cos थीटा। अब आपको पता है छोटी वाली कॉइल है तो इसका एरिया इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। बड़ी वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स होगा, वो करंट पर डिपेंड करेगा। आप मैग्नेटिक फ्लक्स में प्लस माइनस की टेंशन ना करें, थीटा 0 हो या फिर 180 हो, फ्लक्स नेगेटिव या पॉजिटिव हो। ठीक है। N और A जिसमें से फ्लक्स चाहिए आपको, और B वो वाली कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बड़ी वाली कॉइल जिसमें N1 टर्न्स है, तो ये हो जाएगा μ0N1I/2R1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा छोटी वाली कॉइल का एरिया, छोटी वाली कॉइल के टर्न्स N2 πr2 स्क्वायर, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0N1I/2R1 cos। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कॉइल में जो करंट है वो इस तरह से क्लॉकवाइज दिख रही है, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, तो एंगल आ जाएगा 180। तो ये बन जाएगा -μ0N1N2 πr2 स्क्वायर बाय 2R1।
तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स पता लगाते हैं अलग अलग केसेस में। आप जो एग्जांपल्स मैंने कराए इनको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ये सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। और अब आते हैं हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर, जो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। फ्लक्स इसमें काम आएगा जो मैंने आपको बता दिया है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट पर ही पूरा चैप्टर चलेगा। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि उन्होंने एक कॉइल ली और इस कॉइल के सामने उन्होंने एक बार मैग्नेट रखी। ये बार मैग्नेट है। ठीक है, तो ये बार बार फिगर काम में आएगा, तो कॉपी कर लेते हैं इसको। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक सर्कुलर कॉइल लिया। ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये कॉइल और बार मैग्नेट दोनों अपनी जगह पर रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ये दोनों रेस्ट में हैं, चाहे कोई भी पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल इसके आमने सामने हो, लेकिन जब दोनों रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि जब इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास में लाया जाता है, दूर से मूव कराते हुए इसको पास में लेके गए हैं हम, तो मैग्नेट is moved towards the coil तो करंट फ्लोज इन द कॉइल। अब मान लेता हूं कि इसमें ही नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो होती है। फिर जब आप इस बार मैग्नेट को वापस दूर लेके जाते हैं तो एक बार फिर करंट आती है और अब की बार ये करंट पहले से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है। When coil is moved away, magnet is moved away, तो एक बार फिर कॉइल में करंट आती है, करंट फ्लोज, लेकिन ये करंट पहले से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फिर उन्होंने ये देखा
कि जब इन दोनों को यानी कि कॉइल को और बार मैग्नेट को दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो एक बार फिर करंट ज़ीरो हो जाती है। दोनों की हमने वेलोसिटी सेम रखी थी और फाइनली फिर जब ये देखा गया कि इन दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव कराते हैं when both are moved towards each other तो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। ये नॉर्थ पोल हम ले रहे थे और ये साउथ पोल, तो करंट फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब आप शुरू से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। जब दोनों रेस्ट में थे तब भी कोई करंट नहीं आई थी। फिर जब आपने बार मैग्नेट को मूव कराया तो करंट आई। बार मैग्नेट को आप दूर लेके गए तो फिर करंट आई। दोनों बराबर वेलोसिटी से चले तो करंट ज़ीरो हो गई। आप एक बार फिर इसको बनाइएगा, इन सभी फिगर को स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या सामने आया? जो मोटा मोटा कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से मिला कि whenever there is relative motion between bar magnet एंड कॉयल, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तभी ये करंट आती है। करंट फ्लोज इन द कॉयल। लेकिन अब ये देखें कि रिलेटिव मोशन से फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पर क्यों करंट आई। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब किया गया एक्सप्लेनेशन फैराडे ने भी किया और लेंज ने भी किया। एक्सपेरिमेंट फैराडे का था लेकिन एक्सप्लेन दोनों ने अपने अपने हिसाब से किया। फैराडे का एक्सप्लेनेशन था ही, लेंज ने उसमें कुछ और भी जोड़ दिया। तो एक बार फिर जब बार मैग्नेट को देखा गया और कॉइल को देखा गया कि क्यों करंट आई, ऐसा क्या वजह था जो करंट आई। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि जब ये मैग्नेट आपने इस कॉइल से किस डिस्टेंस पर रखा है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से जो बाहर निकलती हैं वो मैग्नेटिक लाइंस इसमें से निकल रही होंगी, जो इस तरह से निकलती हैं नॉर्थ से बाहर। और ये लाइंस साउथ में एंटर करती हैं
इधर, लेकिन इस वाले पार्ट से हमें मतलब है नहीं, कॉइल तो है नहीं यहाँ पर। तो ये लाइंस नॉर्थ से एग्जिट होती हुई साउथ के अंदर एंटर होती हैं। तो अभी दिख रहा है आपको कि जब दोनों के दोनों रेस्ट में हैं, तो इस कंडीशन में कुछ लाइंस यानी कि कुछ फ्लक्स इस कॉइल से पास हो रहा है। ठीक है, इस फ्लक्स की वैल्यू फाई बराबर एन ए बी कॉस थीटा से आ सकती है। अब होता क्या है कि जब आप इसको पास में लेकर के आते हैं, बार मैग्नेट को कॉइल के पास में लेकर के आते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जब ये पास में आ गया है मैग्नेट, तो इसमें से लाइंस जो पहले जा रही थी उसके कंपैरेटिवली लाइंस अब ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि जो लाइंस पहले इसमें एंटर नहीं हो पा रही थी वो भी अब इसमें से एंटर होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड, इसको जब आपने मूव किया तो फ्लक्स फ्रॉम द कॉइल चेंजेस। फ्लक्स जा रहा था लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो गया और फ्लक्स के इंक्रीज होने से करंट आई। इसका मतलब इस करंट की जो वजह है वो फ्लक्स नहीं है। करंट किसकी वजह से आई? करंट इज नॉट ड्यू टू फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स तो पहले भी है और अभी भी है। बट करंट कब आता है? करंट तब आता है जब फ्लक्स में चेंज हो। करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्लक्स चेंजेस। यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, जो अब आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट कब कब आएगी। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब करंट आएगी। फ्लक्स तब नहीं आएगी, करंट तब नहीं आएगी जब फ्लक्स जाएगा, बल्कि करंट तब आएगी जब किसी भी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होगा। तो यहीं से फैराडे ने अपना लॉ दिया, या फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया। whenever magnetic flux linked with the coil changes with time, तो ईएमएफ मतलब बैटरी जैसा ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। इस कॉइल में अपने आप ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगी। जो ईएमएफ, क्योंकि बिना सेल के तो करंट आएगा नहीं, ईएमएफ आया इसका मतलब सेल बना है, तो इस ईएमएफ का नाम दिया गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस करंट का नाम दिया गया इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, इन दोनों की वजह क्या है? इन दोनों की वजह है चेंज इन फ्लक्स। चाहे फ्लक्स बढ़े या घटे, लेकिन चेंज होना चाहिए, तभी करंट आएगी और तभी ईएमएफ आएगा। लेंज ने जो इसके अंदर अपना स्टेटमेंट ऐड किया वो ये था
कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट, ये हमेशा ऐसी होगी कि इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी और अपोजेस या फिर अपोज करेगी द रीजन, उन कारणों का, ड्यू टू विच फ्लक्स चेंजेस, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो अब अगर हम पूरी की पूरी घटना को देखें तो सबसे पहले आपको एक कॉइल लेनी है, फिर उस कॉइल में से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाना है, फिर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको चेंज करवाना है, और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट आएगी, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो करंट आएगी ये इस चेंज का ही अपोज करेगी। यानी इस चेंज की वजह से ये प्रोड्यूस हुई और इस चेंज का ही ये अपोज करेगी। इसका मतलब जिस रीजन से ये प्रोड्यूस हुई है इंड्यूस करंट, उसी रीजन का ये क्या करेगी, अपोज करेगी। ये इंड्यूस करंट का नेचर होता है, और ये नेचर आपको साफ साफ क्लियर कट दिख भी रहा है अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखें। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल पास में आया है, तो आपको साफ दिख रहा है कि इस कॉइल का नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, कॉइल के पास में नॉर्थ पोल जा रहा है, तो इंड्यूस करंट ने इसको नॉर्थ बना दिया, ये देखिए नॉर्थ बना दिया। तो ये सामने वाला जो फेस बन गया वो खुद भी नॉर्थ बन जाएगा, और ये नॉर्थ बन जाएगा तो ये आने वाले नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो करंट जो होगी ये इस नॉर्थ पोल का यहाँ पर अपोज कर रही है कि नॉर्थ पोल पास में ना आए। अब यहाँ देखिए आप, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये साउथ बन गई, और यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आई, ये करंट अब इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज कर रही है। यानी कुल मिलाकर के ये हर कंडीशन में इस पोल के मोशन का अपोज कर रही है। पास में आ रहा था तो पास में नहीं आने दे रही थी, और दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने दे रही। तो इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी होगी कि ये उन रीजंस का अपोज करेगी जिनकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट को आप प्यार से दोबारा देखिएगा, लेंज के लॉ को, क्योंकि अब हम इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो लेंज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और फैराडे लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो आप बिल्कुल शुरू से समझ पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, 2 बार 3 बार, ताकि आगे का चैप्टर आपको बिल्कुल ईजी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।